अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल ये है कि डी चौक और ब्लू एरिया पूरे इसमें एहतजाजी जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी बड़े नंबर्स में मौजूद हैं, काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं, चार्ज भी हैं और आंसू गैस का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। बुशरा बीबी लीड कर रही हैं पूरे इस प्रोसेस को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले चंद माह की सियासत के अंदर, जिसमें कभी अली अमीन गंडापुर गायब हो जाते थे, कभी इनकी सफ़े अव्वल या सफ़े दोयम की जो क़यादत थी, वो लगता ये था कि उसके अंदर वो जो स्पाइन होती है ना, वो दिखाने के लिए रेजिस्टेंस वो मौजूद नहीं है और कहीं ना कहीं उनका आपस में पहले से अरेंजमेंट होता है और डिसअपीयर हो जाते हैं। बुशरा बीबी की मौजूदगी ने वो गायब होने का इम्कान 3-4 लोगों को जो उसके दाएं और बाएं मौजूद हैं वो नामुमकिन बना दिया। वो भाग नहीं सकते और पूरा जो पीटीआई का वर्कर है, जो केपी का बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड है, वो उस बीबी के इर्द गिर्द मौजूद है और उनका नारा और इस वक्त उनका क्लेम एक ही है कि हम डी चौक में मौजूद रहेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। अब इमरान खान रिहा कैसे होंगे ये काफ़ी कहना मेरे लिए मुश्किल है। जो हुकूमत की जानिब से इनसे इंगेज कर रहे थे उनका नाम मोहसिन नकवी है और मोहसिन नकवी ने जो भी बातें पीटीआई की क़यादत से की थी, अभी तक उसमें से बेशतर चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो सकी। उसमें अवलीन तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए था कि एक जगह एक मुकाम का तयन कर लिया जाता, मिडल ग्राउंड स्ट्राइक कर ली जाती। ये उसको आउटस्कर्ट्स में चाह रहे थे, इस्लामाबाद के बाहर कहीं बैठ जाएँ, वो नहीं मान रहे थे तो इस्लामाबाद के अंदर पेशावर मोड़ की एक जगह है या परेड ग्राउंड है, वहाँ कहीं इतफाक़ राय कर लेते और उनको बैठ जाने देते और एहतजाज करने देते, रुकावटें हटा देते तो स्मूथली ज़्यादा एमिकेबली इस मसले को रिजॉल्व किया जा सकता था। इमरान खान की रिहाई के हवाले से पीटीआई का ये अवलीन शर्त है, इमरान खान की जानिब से भी और पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से भी, कि पेशगी शर्त ये है कि आप इमरान को रिहा करेंगे, इसके साथ 26वीं तरमीम, सारे जो उनके पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई और दीगर जो उनकी शराइत हैं वो, उसके साथ 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट, वोट ऑडिट, ये सारी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ काम आगे चलाएंगे, लेकिन अवलीन शर्त इमरान खान की रिहाई थी। इमरान खान की रिहाई के ऊपर अभी तक हुकूमत की जानिब से हतमी तौर पर यह कहना कि हम इसको अवलीन शर्त के तौर पर सबसे पहले रिलीज़ कर देंगे, ऐसी कोई यकीन दहानी पीटीआई की लीडरशिप को नहीं करवाएगी। गो इस मामले में इंडिकेशन दी गई और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई कि गोइंग फॉरवर्ड 2-4-6 हफ्ते में इसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन पीटीआई का मुतालबा यह है कि ये पहली शर्त है, इमरान खान बाहर आएंगे तो बाकी बातें होंगी। और बुशरा बीबी इसके ऊपर काफ़ी सख्ती से कायम दायम भी है। बुशरा बीबी का आपको मैं पहले एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, क्योंकि इस धरने में एक सेंट्रल फिगर मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीआई को लीड करने वाली अगर एक पर्सनैलिटी इस वक्त मौजूद है तो बुशरा बीबी है और पार्टी इस वक्त उनकी मर्ज़ी के बगैर बैरिस्टर गौहर भी चाहें या अली अमीन गंडापुर भी चाहें को मुख्तलिफ फैसला करना तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। दिखाइए बीबी चौक के हवाले से क्या बयान दिया। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में है बिलाल अज़हर कियानी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आपको बिलाल साहब खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, तर्जमान केपी गवर्नमेंट, वो हमारे साथ हैं और हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर साहब भी हमारे साथ हैं। कमर, पहले आप ही बताइए, इस वक्त इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो टियर गैस की शेलिंग है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और वो गले और आंखों में और नाक में इतनी ज़्यादा उसके असरात आते हैं कि सांस लेना, ब्रीथ करना मुश्किल है। तो ये प्रोटेस्टर सारे ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं? जी नदीम साहब, अगर मैं ये बात करूं कि डी चौक में जब ये मौजूद थे तो उस वक्त ये शेलिंग शुरू हुई थी और अब डी चौक को जो एक्सप्रेस चौक है इसको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है और इस वक्त ये प्रोटेस्टर्स जो हैं ये चाइना चौक से भी पीछे इनको धकेल दिया गया है। 3 अतराफ से शेलिंग की गई। जो नाज़िमुद्दीन रोड है वहां से पंजाब पुलिस के जो जवान थे उनकी जानिब से शेलिंग की गई। रेंजर्स के जो लोग थे वो डी चौक की तरफ से चाइना चौक जाने वाला जो रास्ता है वहां से शेलिंग की, जबकि नाज़िमुद्दीन जो फजले हक रोड है वहां से भी आने वाला जो रास्ता है वहां से ये शेलिंग की गई। और इस वक्त जो है मुजाहिरीन वो हद निगाह हम देख पा रहे हैं कि वो बहुत दूर उनको धकेल दिया गया है। अगर कुलसुम प्लाजा चौक जो है वहां तक आ जाए तो गलत ना होगा कि इनको इतनी दूर वहां तक धकेल दिया गया। अब रेंजर्स की जो भारी नफरी है वो दोबारा आगे जा रही है और इनको उससे, क्योंकि जिस जगह पर इन्होंने अपनी कमर, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अभी आज किसी वक्त बाकायदा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है ताकि इनको थोड़ा सा बखेरा जा सके, जो प्रोटेस्टर्स हैं एक जगह से इनकी कंसंट्रेशन तोड़ी जाए और इस तरह जोर तोड़ा जाए इनका ब्लू एरिया और डी चौक के इर्द गिर्द के इलाकों से। क्या उसके भी कोई इम्कानात हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा?
जी बिल्कुल, वो बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करने की ही ये तैयारी थी। इसी वजह से जो 3 रोड्स हैं, फैसल एवेन्यू, जो फजले हक रोड और नाजमुद्दीन रोड है, यहाँ पर तीनों नफरिया जो है पंजाब पुलिस की, रेंजर्स की और इस्लामाबाद पुलिस की, इनको यहाँ पर लाइन अप किया गया था। लेकिन अभी जो इनका प्राइम टारगेट था जो आईजी इस्लामाबाद को दिया गया था, उसमें यह था कि डी चौक को पहले खाली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर डी चौक की वजह से जो शेलिंग का सारा असर है वो रेड जोन के अंदर जो इमारतें हैं वहां पर भी जा रहा है। तो अभी प्राइम टारगेट ये था कि ये इनको खाली कराए, तो इस वजह से ही यहां से अब ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और अब वो ग्रैंड ऑपरेशन जो प्लान किया गया है और उसके लिए तमाम नफरियां जो हैं वो मुख्तलिफ चौराहों पर मौजूद हैं, वहां पर लाइनअप की गई हैं और कुछ ही देर बाद वो ऑपरेशन भी शुरू होगा। और कुछ ही देर बाद उस्मान जावेद भी हमारे साथ है। उस्मान, आप बताइएगा कि इस वक्त बुशरा बीबी और अली मीन वहां पर है। देखिए, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो मुजाहिदीन को लीड करते हुए रेड जोन में दाखिल हुए और तमाम तर जो नाज थे वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की जानिब से किए जा रहे थे। और तमाम जो कारकुनान थे उनको ये उनसे हल्फ भी लिया जा रहा था, उनसे वादे भी लिए जा रहे थे कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी उस वक्त तक ना वो डी चौक को छोड़ेंगे, ना इस्लामाबाद को छोड़ेंगे और ना इस धरने को छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में सवार थे और अली अमीन गंडापुर जब आ रहे थे 26 नंबर चुंगी से, जब ये G10 आए आज सुबह और G10 से ये काफिला होता हुआ श्रीनगर हाईवे से जब ये टर्न किया इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की जाने, तो वहां पर अली अमीन गंडापुर आए। वहां पर उन्होंने मुजाहिदीन से जो है अभी किस जगह पर है अली अमीन और बुशरा बीबी दोनों? इस वक्त किस मुकाम पर है वो? अभी तक जो आखिरी इतलात आ रही थी कि वो कलसूम प्लाजा, कलसूम हॉस्पिटल है उसके अतराफ गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन अभी तक जो पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से तस्दीक और तकदीक करने से इनकार किया। क्योंकि अच्छा, मैं आप दोनों से दोबारा अपडेट लूंगा। प्रोग्राम आगे थोड़ा सा चलाते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब सिलसिला शुरू करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, जो हुकूमती वुज़रा के साथ बातचीत चल रही थी आपकी गुज़श्ता चंद रोज से, कल रात में जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो बातें हो रही थी, उसमें क्या पेशरफ्त है? जी देखें, बातचीत का सिलसिला तो कल से चल रहा था। पेशरफ्त तो सच मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि उस वक्त तो जलसे का मकाम और बाकी दीगर जो रिलेटेड एहतजाज से रिलेटेड जो उमूर थे उस पर बात हो रही थी। और साथ में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हमारा मुतालबा था कि उनकी रिहाई के हवाले से कोई ठोस इक़दाम किए जाएं। तो उसमें कोई ऐसी सॉलिड मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी अब तक। लेकिन बात हम पुरुमीद हैं कि शायद हुकूमत जो है वो उन्हें होश आए और वो उनको समझ आए कि मुतालबात पूरे किए बगैर ये मसला जो है ये खुशगवार अंदाज में हल होना नामुमकिन है। तो उम्मीद है कि दोबारा से कोई पेशरफ्त के हवाले से कोई इक़दाम किए जाए। की रिहाई के लिए कुछ टाइम फ्रेम का जिक्र किया जा रहा था कि आप लोग चाहते थे इसकी शर्त के तौर पर उनको सबसे पहले रिहा किया जाए, और हुकूमत की जानिब से किसी वक्त का जिक्र किया जा रहा था कि टाइम तय कर लेते हैं कब तक रिहा हो सकते हैं। कुछ उसके ऊपर बताइए, रोशनी डालिए, क्या बातें हुई उस पर? देखें, इमरान खान साहब की रिहाई तो एक कानूनी प्रोसीजर के तहत होनी है, लेकिन उस कानूनी प्रोसीजर का बटन हुकूमत के हाथ में है, क्योंकि यकीनन ये तमाम मुकदमात पर असरअंदाज हो रहे हैं और यही पार्टी हैं, इन्होंने ये मुकदमात बनाए और यही उन मुकदमात को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो अब इनके हाथ में है। बात तो इनको कानून के मुताबिक करते हुए तो ये केस होना भी नहीं चाहिए, और अगर कुछ हैं तो उनको खत्म हो जाना चाहिए था अब तक। लेकिन इन मुकदमात को एक लीवर के तौर पे खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि जिसकी वजह से ये एहतजाज जो हो रहा है इसकी एक बुनियादी वजह भी यही है कि कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमारे रहनुमाओं को, मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं करूंगा, हमारे दीगर रहनुमा और कारकुन भी जेलों में हैं। फिलहाल इस सिलसिले में कोई टाइम फ्रेम जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा बिलाल साहब, जो मामला इतना टेढ़ा हो, काफ़ी अच्छी तादाद में भी मौजूद हो, चार्ज भी है, मोटिवेटेड है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में ये तो नहीं कहा जाता कि हम गोली चलाएंगे तो ये काम हो जाएगा, 2 मिनट में जगह साफ करा लेंगे। आप जनरली पोलिटिकली इंगेज करते हैं उनको, एक टॉक प्रोसेस शुरू करते हैं, फिर एक मिडल ग्राउंड आ जाती है। वो वाले काम में मुझे लगता है कि आप थोड़े सुस्त रवि का शिकार रही है हुकूमत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का।
देखिए नदीम साहब, बात यह कि मेरे ख्याल से आप शायद इंटीरियर मिनिस्टर साहब के हवाले से शायद बात कर रहे थे, और उन्होंने तो यह कहा कि जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इस एग्रेशन के सामने जितनी रिस्ट्रेंट दिखाई, वो उसका हवाला दे रहे थे कि अगर तो पत्थर का जवाब पत्थर से देना होता तो हालात कुछ और होते, और हुकूमत ने यकीनन हमेशा एक लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व भी करना होता है, लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और इसको इंश्योर करना होता है। मगर देखिए हालात ये हैं कि अभी इन्हीं मुजाहिरों, सो कॉल्ड पुरअमन एहतजाजों के नतीजे में, एक तो मैं आपको यहीं की जो गवाही मीडिया के साथियों से मिली है कि 2 चैनलों की तोड़फोड़ हो चुकी है। मैं कुरतुल ऐन शराजी साहिबा का ट्वीट आज देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रेस की जैकेट पहनने के बावजूद उनको धक्के दिए गए, उनको मारा गया, उन पर डंडे जो थी DSNG, और उसमें तो ये तोड़फोड़, और ये PTI के कारकुनान ने की, ये फिर से कहते हैं नौमे की तरह की नहीं की। आज 3 जवानों की, रेंजर्स की जनाजे हुए हैं, इन्हीं एहतजाजों में उनकी मौत हुई है, और उनको कंधा फिर से वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने और दीगर और वज़रा ने वहां पे दिया है हमेशा की तरह। यह आपने देखा है दहशतगर्द, लेकिन रेंजर्स, पुलिस या ये जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं, इनमें से जो भी जाएगा तो हमारे में से ये तो है, तो काबिल अफसोस बात है। इसको अवॉइड करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए था, वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं, उसको अवॉइड करने के लिए ये चाहिए था कि जहां पे दहशतगर्दी के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, उधर के CM उधर से रियासती मशीनरी को उठा के इधर लाने के बजाय उधर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उधर अपनी भी तवज्जो करते और उस रियासती मशीनरी की भी करते। कुर्रम के अंदर जिस तरह पिछले हफ्ते एक अफसोसनाक वाकया, और मैं गुज़िश्ता रोज अपने जिला जेलम में एक वहां पे हसन शहजाद शहीद हमारे जवान हैं, उनकी कब्र पर हाजिरी दी, उनके वालिद साहब से ताज़ियत की, वो लोअर कुर्रम में पिछले हफ्ते शहीद हुए हैं। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं बतौर CM KP? आपके पास अगर एक हुकूमत आ गई है गलती से, तो आप क्या पैगाम देना? ये कौन सा एहतजाज है? ये कौन सी सियासत है जिसके अंदर आप इमरान खान हो या अली गंडापुर हो या बुशरा बीबी हो, आप ये नहीं कह सकते कि कुर्रम में इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं CM KP हूं, एक हफ्ते के लिए हम अपनी फाइनल कॉल मुलतवी कर देते हैं कि ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है और इसको हमने डील करना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग ये बुनियादी बात नहीं समझ सकते, आप उनकी सोच पे, और आज ये गुज़िश्ता रोज कांस्टेबल मुबशिर की शहादत हुई है, दीगर FC के एक जवान की टांग पर गोली लगी है, तो बात करने का मकसद ये है कि जब ये तनाजुर हो और आपकी एक जिद हो कि एक शख्स है जो कि दीगर जराइम के मुकदमों में और केसेस के अंदर बैठा, आपने कहा जी इसको रिहा कर दें वरना हम ये काम करेंगे और हम जोर से करेंगे, तो फिर रियासत ने आगे से यही करना है जो रियासत कर रही है। इमरान को आपने किस जुर्म में इस वक्त अंदर रखा हुआ? नहीं देखिए, उनके ऊपर मुकदमात तो दीगर हैं। किस जुर्म में रखा? देखिए 9 मई के भी मुकदमात हैं अभी तो। खैर बहरहाल आज जो ये शहादतें हुई हैं इसकी बिल्कुल PTI जिम्मेदार है। इमरान खान की कॉल 9 मई के दिन हुई थी, उसके नतीजे में नुकसान हुआ था। आज से वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हुमायूं साहब, बिलाल साहब के अपने गिले और शिकवे हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल KP की इतनी बुरी थी और ये जो शहादतें हो रही है इसकी भी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, तो क्या एक दोनों फरीक बैठ के बातचीत से कोई ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं थे निकाल सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो जी शुक्र कर रहा हूँ इन लोगों ने जो दुनिया में बाकी कई जगह पे जो प्रॉब्लम हो रही है यूक्रेन की, वो भी हमारे मत्थे नहीं लगा दिया, वरना तो ये भी कह सकते थे यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ है वो भी PTI की वजह से हुआ है। देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। एक, नंबर 1, ये डिफेंड कर रहे हैं उस शख्स को जो मोहसिन नकवी साहब है, जिन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि आर्मी वालों को कहा है कि शूट टू किल, जो नजर आए उसको गोली मार दो। ये उनके अहकामात थे। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, जिन्होंने ये पहली बार नहीं किया। इस हुकूमत ने ये पहली बार नहीं किया, मॉडल टाउन में ये पहले हो चुका है, ये लोग पहले कर चुके हैं। नंबर 2, जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, वाला ऑर्डर जारी हुआ या नहीं हुआ, एक मिनट मुझे इसकी वजाहत दे लेने दें, क्योंकि ये खबर टिकर्स कल रात से चल रहा है। एक सिर्फ सेकंड दे दीजिएगा। जब आर्टिकल 245 के तहत फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब किया गया, उसके साथ ही रात से ये खबर चल रही है कि वो शूट टू किल वाला ऑर्डर भी मौजूद है। नहीं देखिए, मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है, मगर नहीं खबर रात से चल रही है। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए अभी तक आप या तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे, दरमियान में मेरे इल्म में नहीं है जी ऐसी कोई बात। वेलकम बैक। बैरिस्टर सैफ साहब, संगजानी का जिक्र आया था, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तो कोई जगह के ऊपर कोई बातचीत हुई आपस में? देखें, हमारा तो शुरू से ऐलान डी चौक ही के हवाले से था कि हम इस्लामाबाद आएंगे और वहीं पड़ाव डालेंगे, लेकिन
इंतजामिया की तरफ से डी चौक की इजाज़त नहीं मिल रही थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ गया। तो इस सूरत हाल में उनकी तरफ से ये तजवीज़ आई कि आप इस्लामाबाद के सबब्स में जलसा करें, हम आपको इजाज़त देने पे गौर कर सकते हैं। वो फिर खान साहब के पास हम वो तजवीज़ लेके गए और खान साहब के साथ डिस्कशन के बाद उन्होंने आमादगी का इजहार किया कि ठीक है, हम वहाँ पे करने को के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें जो इशू बना, वो जब हमने अपने साथियों से डिस्कस की बात, तो पार्टी ने उसको मानने से इनकार कर दिया और वो इसी पर इसरार करते रहे कि हमने डी चौक की तरफ जाना है। बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक में ही जाएंगी और लोगों को वहां पर ही बैठने का उन्होंने कहा। तो इस वजह से वो जो बातचीत थी वो बस एक किस्म की जो तजवीज़ थी वो ज़ेर गौर तो आई, उस पर एक जहन भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कबूल ना हो सकी और इस वजह से मंजूर ना हो सकी और इस वजह से आज हम डी चौक में बैठे हुए हैं। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब एक बात का तो आपको क्रेडिट देंगे, बुशरा बीबी की मौजूदगी की वजह से आपका क्राउड बहुत लार्ज नंबर्स में इस वक्त केपी वाला इस्लामाबाद में मौजूद है और वो लीडर्स जो आते थे और अचानक चुपके से कहीं से खिसक जाते थे वो भागे भी नहीं है, वो मौजूद है सारे। जी देखें, बुशरा बीबी की यकीनन एक शख्सियत सियासी तौर पर हमारे लिए अहम है। खान साहब की अहलिया हैं और उनका पार्टी में बहुत एहतराम है और चूंकि उन्होंने बजाते खुद इस तमाम एहतजाज में पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक आने में वो मौजूद भी रही और उसमें एक कलीदी और अहम फाल किरदार भी अदा किया, तो उसकी वजह से यकीनन मैं तो समझता हूँ खराज तहसीन की मुस्तहिक भी हैं और इस वक्त वो सफ़े अव्वल की जो पार्टी की लीडरशिप है उसमें इस वक्त उनका एक नुमाया रोल है। देखें, बुशरा बीबी ने तो इस एहतजाज में जो 24 नवंबर को शुरू हुआ और आज इस्लामाबाद ये पहुंचे, उसमें एक यकीनन एक अहम रोल प्ले किया है। लेकिन इससे पहले की जो तहरीक है उसको तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग लीड करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर साहब हमारे वजीर आला हैं, वो इसमें मेरे ख्याल में बिलाल साहब से भी इस पे बात करें। बिलाल साहब, जो जगह वाला मामला था, अभी बैरिस्टर सैफ ने जिसका तज़किरा किया, जगह के ऊपर सेवरल ऑप्शंस हो सकती थी। जहां मौलाना फजलुर रहमान बैठे थे, परेड ग्राउंड है, तो इसके ऊपर अगर आप इत्तेफाक राय कर लेते तो हो सकता है ये डी चौक और ब्लू एरिया की सूरत ना होती। देखिए, बैरिस्टर साहब ने खुद मैंने जो सुना है और आपने इसको अगर उस बात से जोड़ें कि जो मोहसिन नकवी साहब अभी बात कर रहे थे अभी कुछ देर कबल, वो यही कह रहे थे कि इनके लोग बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। तो हकीकत यही है, हो सकता है कि यही बात, इसी के ऊपर उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि एक पेशकश हुई कि वहाँ पे कोई संजानी में हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अडियाला जाके उसके ऊपर हो भी गई, मगर अगर बीबी बजिद हैं कि इस तरह का इंतशार हो तो इसके नतीजे में तो फिर ये बात और वाज़ेह हो गई कि आज डी चौक और ब्लू एरिया के ऊपर जो तोड़ फोड़ हुई है, जो मीडिया घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई है, जो कंटेनर्स पे चढ़ के काम किया गया है, जो शेलिंग पुलिस वालों पे की गई, जो भी यहाँ पे वायलेंस हुई है, इस सब की जिम्मेदार फिर वो बीबी ठहरती हैं। बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब फिर सही कह रहे हैं। लेकिन मगर क्योंकि बीबी का राइज इन पॉलिटिक्स फिर बड़ा देखें जबरदस्त है। जी जी, ये भी बड़ी पार्टी उनके कंट्रोल में है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि एक ये जो आज पैदाइश हुई है ना जी, ये अच्छी मरूसी सियासत और बुरी मरूसी सियासत, गुड मरूसी सियासत एंड बैड मरूसी सियासत, अब वो हो गई ना जी। पीटीआई वाली तो गुड हो गई, तो हमारी वाली जहाँ पे अगर कोई फैमिली का मेंबर एक स्ट्रगल करे और वो जेन्युइन स्ट्रगल करे, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने की थी अपने वालिद साहब की कैद में, और मैं खुद उस फैसला रहा था, कुलसूम बीबी ने की थी, जिनको ये गालियां देते थे। तो आज तो फिर मैं देख रहा था बुशरा बीबी खड़ी हुई थी और उनके साथ हाथ बांध के एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन और एक तरफ सीएम केपी खड़े हुए थे। और बहरहाल ये वो बीबी हैं जिनके साथ ही हाथ बांध के खड़े हुए थे, जिनके 2 दिन कबल एक बयान को, सऊदी अरेबिया के हवाले से निहायत गैर जिम्मेदाराना बयान को, ये पूरी पार्टी डिसोन करी थी, मगर आज उनके साथ खड़ी हुई है। तो बहरहाल ये बात बुनियादी तौर पे ये है कि आज अब जो ये शहादतें हुई हैं जी जवानों की, और उसके बाद जो आज जिस तरह की तोड़ फोड़ और शेलिंग यहाँ पे हुई, और पुलिस वालों ने गवाही दी है कि जिस तरह की शेल्स, जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जदीद मुजाहिरीन की तरफ से, सो कॉल्ड मुजाहिरीन की तरफ से, इस तरह की चीज़ें तो इधर की इस्लामाबाद पुलिस के पास मौजूद नहीं है। तो ये उसी नीयत के साथ आए हैं। और बिल्कुल जी, मैं ये बात इंडोर्स करूंगा जो भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये की गई कि बिल्कुल जी इस तरह की बदमाशी और दहशतगर्दी के सामने डट के खड़ा होना था। बिल्कुल अभी तक रियासत ने रिस्ट्रेंट दिखाई है, रिस्ट्रेंट दिखानी चाहिए, यही जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व भी करना होता है, मगर इस तरह की बदमाशी और दहशतगर्दी के सामने आप सर झुका भी नहीं सकते, ना झुकाएंगे। इंशाल्लाह जो भी लोग जिम्मेदार हैं इन शहादतों के, इस तोड़ फोड़ के
और जो खान साहब जेल में बैठे हुए जिन जराइम के लिए वो सब कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, डी चौक बड़ा सिग्निफिकेंट है पीटीआई की पॉलिटिक्स में। 2014 में भी आप इंतखाबात के 1 साल बाद यहाँ आके बैठे थे, अभी कितनी देर बैठेंगे? देखिए, ये जो वाकयात हुए हैं उसमें अब फिलहाल तो हुकूमत की तरफ से पीटीआई पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन हमारे कारकुनों पे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि पीटीआई के तमाम कारकुन वो तो डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करने आ रहे थे, हम किसी को कत्ल करने या तशद्दुद करने तो नहीं आ रहे थे। दूसरी बात यह कि अगर ये वाकया हुआ है तो उसके बारे में 2 मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। यह है कि गाड़ी के हादसे के नतीजे में ये वाकया हुआ है। अब बात यह है कि मौजूद है तरीकाकार, बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के जरिए अगर पीटीआई का कोई कारकुन कसदन इसमें मुलविस है तो कत्ल का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाए, लेकिन अगर नहीं है तो गैर जरूरी इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं एक चीज बैरिस्टर साहब जो है वो रेंजर्स वाले वाकये की तरफ बात को लेंगे। रेंजर्स वाला एक अफसोसनाक वाकया है, बहरहाल उसको कोई मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी पाकिस्तानी शहरी की, चाहे वो सिविलियन हो, पुलिस हो, फौज हो, रेंजर्स हो, नो जस्टिफिकेशन। हमें इनको तदारुक के लिए एक पोलिटिकल प्रोसेस चाहिए था। मैं अभी भी पहले सवाल पे दोबारा इसरार कर रहा हूँ, वो पोलिटिकल प्रोसेस मिसिंग है। नदीम साहब देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप ये शहादतें जो हुई हैं जो रेंजर्स की और गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस, पंजाब पुलिस के एहलकार की हुई है, इसके अलावा भी आप देख लें दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर जो जवान शहीद, अफसरान शहीद हुए हैं अफवाज पाकिस्तान के दहशत गर्दी के वाक़यात में, खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर जगहों पर, उन जनाजों पर आपको वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़रात, वफाकी हुकूमत के तो नज़र आए हैं, इनके लोग तो वहाँ पर ताज़ियत भी करने नहीं जाते, ये तो उस हवाले से स्टेटमेंट्स भी नहीं देते। ये कौन सी सियासत है? मतलब कि मेरी समझ से बाहर है ये बात कि आप अभी अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन से बयानात भी दे रहे हैं, इस कंटेनर पे भी चढ़े हुए हैं, पीटीआई के तरानों पे भी झूम रहे हैं। क्या उनको, मुझे कहीं पे वो सिर्फ एक चले ऑप्टिक्स के लिए ये बता दें कि मैं इस तहरीक के दौरान भी मैं लॉ एंड ऑर्डर की जूम पे मीटिंग ले रहा हूँ कि मेरे सूबे के अंदर जो पीछे आग लगी हुई है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। मीडिया के साथियों से यहाँ पे बात करें, कंटेनर के ऊपर माइक ले लेते बुशरा बीबी से, खड़े होकर कहते हैं कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुरम मैं सीएम केपी हूँ। मेरी समझ से ये सियासत, ये कौन सी हुब्बुल वतनी है जिसके अंदर आप शहीदों के जनाजों पे भी जाते हुए कतराते हैं, उनके लिए ताज़ियती अल्फाज कहने पे या स्टेटमेंट जारी करते हुए आप कतराते हैं, और क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी सियासत के खान साहब नाराज हो जाएंगे, तो ये कौन सी हुब्बुल वतनी है? बैरिस्टर साहब, डी चौक का जवाब नहीं दिया आपने, डी चौक में कितना अरसा बैठेंगे? नदीम साहब देखें, ये बात पहले से ही पार्टी ने डिसाइड की थी कि हम पहले मरहले में तो एहतजाज करते हुए डी चौक तक पहुंचेंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज ये पहला मरहला तय हो गया, कामयाबी से तय हुआ, और डी चौक में कारकुनान यहाँ पहुंच चुके हैं बशमूल रहनुमाओं के। अब फेज 2 में हमने आगे अब सफ़र करना है कि हम यहाँ कब तक बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे, और फिर जो हमारे मुतालबात हैं, देखें सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई नहीं है, यकीनन ये एक सर फहरिस्त मुतालबा है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज में जो गड़बड़ की गई उनका ऑडिट कराना, और साथ ही साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो गैर कानूनी आईनी तरीके से जिसका जो पास की गई उसको भी अनडू करना हमारे मुतालबात में शामिल है। वो यकीनन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, उसमें वक्त लगेगा। तो अब पार्टी अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान इंशाल्लाह एक आध दिन में करेगी, क्योंकि आज तो पहुंचे हैं और मेरे ख्याल में यहाँ पर अब जब सेटल हो जाएंगे तो फिर आगे का लाहे अमल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बिलाल साहब, आपके जहन में क्या हिकमत अमली, आपने अब कैसे, सिर्फ वो अभी उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमने फेंटा लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ऐसे अल्फाज को सियासत में सोचता हूँ कि लीडर्स को गुरेज करना चाहिए, पोलिटिकल प्रोसेस को इंगेज करके रास्ता निकालना चाहिए। आपके जहन में हिकमत अमली क्या? देखिए, उन्होंने जो बात की थी वो उस हवाले से की थी कि जो लोग जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल आपके दफ्तर के अंदर भी मुझे खबर मिली कि लोग घुसे और इन बिल्डिंग्स के अंदर मीडिया की, वो पुलिस और रेंजर्स के लोगों को ढूंढते हुए घुसे कि यहाँ पे हम आके उनको पकड़ के उनको मार सकें। इसी तरह जियो के दफ्तर पे, एक और चैनल के दफ्तर पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई, सहाफ़ियों को की गवाहियां आ रही हैं कि हमें मारा गया, बताया कि हम प्रेस हैं, प्रेस की जैकेट पहनी हुई थी, मारा गया। और उन्होंने DSNGs के साथ जो रात वाक़या हुआ है वो जाते खुद ही बहुत अफसोसनाक है, हमारे उसमें स्टाफ इंजर्ड हुआ है, जख्मी कैमरामैन और बाकी टेक्निकल स्टाफ जख्मी। जी बिल्कुल, और उसी को आगे ले जाते हुए डी चौक के ऊपर भी जब पुलिस की तरफ और ये जब शेलिंग हुई तो उनके हवाले से उन्होंने बात की कि उनको पुशबैक करने के लिए पुलिस ने, यहाँ पे रेंजर्स ने, उन्होंने इकदाम उठाए, बिल्कुल उठाने चाहिए, ये इतना तो उठाना है जी, जो कोई बंदा मार रहा है आगे से तो उसको तो करना है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये 2014 में भी धरना हो रहा था तो उसमें पुलिस वालों ने हमारे 2 कैमरामैन के साथ फाड़ दिए थे। पीटीआई हो या कोई और जमात हो, मीडिया हाउसेज में घुस जाना, जैसे चैनलों के दफ्तरों में प्रोटेस्टर्स घुसे हैं, या DSNG पे अटैक करना,
ये बहादुरी नहीं है, ये आपकी जहालत का मुजाहरा है, क्योंकि यही लोग आपकी कवरेज करके पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखा रहे हैं। तो अगर तो आप बहुत जाहिल हैं तो आप मीडिया हाउसेज में घुस जाएं, मारे कैमरामैन को भी, हमें भी मारे, लेकिन अगर आपका दिमाग काम करता है और होशो तो किसी मीडिया पर्सन के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो रिपोर्ट करके आपकी खबर पूरे पाकिस्तान को, आपके वोटर को, सपोर्टर को और आपके मुखालफिन को भी कवरेज दे रहा है। जी बिलाल साहब। नदीम साहब, मैं एक बात बस ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आंखों देखा हाल है। मैं हफ्ते और सैटरडे के दिन से आज तक मैं जेलम में था जी, तो मैंने पूरा हल्का फिरा है। एक वहाँ पे नामो निशान नहीं था कि किसी ऑर्गेनिक का या ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का। जो हम आपसे कहते आए हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे एक जत्थे की सूरत में रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा से लाएंगे, ये तासुर देना कि पता नहीं पाकिस्तान के कोने कोने से, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कहते हैं पंजाब में इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और वहाँ से लोग निकलेंगे। कोई बंदा यहाँ से नहीं निकला, ये वही बंदे वहाँ से जत्थों की सूरत में ले आए हैं, जिस तरह ये पहले करते आए हर 2 हफ्ते बाद का जो तमाशा है। बिलाल अजहर कैनी साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, हुमायूं अहमद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।